अगला पड़ाव जो है वो सिंध है। मंसूबे आप लोग बनाते हैं, उस मंसूबों का महवर यही होता है कि किस तरीके से हम सिंध के ऊपर काबिज हो जाएं। जब खान आ गया उसके बाद तो लूटमार होनी नहीं है। इन ऐलानात को डाउट करता हूँ। मैं समझता हूँ उन लोगों को ऐलान करते हुए गुरेज करना चाहिए। जब काम हो जाए तो शहरियों को नजर आ जाएगी चीज। हाजी खिलौने के तौर पे दे दिया मुर्तजा वहाब को। मुर्तजा वहाब को आप एडमिनिस्ट्रेटर लेके आए हैं, ये जो रह गई है कसर लूटमार की वो भी आप पूरी करना चाहते हैं। ना वो कराची के लिए कुछ करने को तैयार नहीं है और ना किसी और को करने को इजाजत दे रहे हैं। वजीर आज़म इमरान खान साहब ने आकर सिंध के लोगों का, कराची के लोगों का एहसास किया है। पीपल्स पार्टी दिन रात मेहनत कर रही है, उनके साजिशें के बावजूद। हम आपको कोई पैसा नहीं देंगे, कराची के और जो सिंध की आवाम है ये उनकी बेहतरी के लिए खर्च करेंगे। NFC का हक है, जो हमारा शहर का हक है, वो हमें नहीं दिया जा रहा है। जो 2000 अरब रुपया NFC की मद में वफाक ने आपको दिया है, वो पैसा कहाँ पर खर्च हुआ है? 1100 अरब रुपया वफाकी हुकूमत ने ऐलान किया, 1 साल हो चुका है, 1 रुपया नहीं पहुंचा। 650 अरब रुपए का जो कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज है, ये वफाकी हुकूमत ने कराची के लिए मुतारिफ करवाया है। 1 ईंट नहीं लगाया गया, 1 कतरा पानी नहीं दिलवाया गया, 1 मेगावाट बिजली नहीं दिलवाया गया। आने वाली हुकूमत पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी जो अवाम के मसाइल हल कर सके। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग पॉइंट। मैं हूं मोहम्मद मालिक। आज तो कराची चल रहा है। प्राइम मिनिस्टर, पहले तो प्राइम मिनिस्टर बड़े सीरियस हैं अपनी कैबिनेट मीटिंग्स पे। उन्होंने कैबिनेट मीटिंग भी मनसूख की और कराची चले गए और ये एक बिल्डअप था। पहले हमने बयानात सुने उनकी टीम के, जिन्होंने कहा कि जी अब हमारा फोकस कराची में होगा। वो गिल साहब वगैरह, बाकी तो आपको पता है जो उनकी सख्त तरीके से बोलते हैं, अब कराची फतह होगा, सिंध फतह होगा। लेकिन लग रहा है कि एक फोकस चला गया फेडरल गवर्नमेंट का। और जिस तरह प्राइम मिनिस्टर गए, आज बड़ा बिजी दिन उन्होंने गुजारा, फेडरल प्रोजेक्ट्स विजिट किए, काफ़ी चीज़ें की और कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें भी की। ये कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, उसकी मीटिंग की, लेकिन उसमें ना चीफ मिनिस्टर को बुलाया, उसमें ना न्यूली अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटर जो से मुर्तजा वहाब है उनको बुलाया, उनको भी नहीं बुलाया। लग ये रहा था कि कराची और सिंध के ऊपर जो डेवलपमेंट हो रही है उसमें वफाक और सिंध गवर्नमेंट टोटली 2 मुख्तलिफ डायरेक्शंस में हैं। और फिर हमने देखा थोड़ी देर बाद, वाइल द प्राइम मिनिस्टर वाज स्टिल देयर, उसके ऊपर बिलावल भुट्टो साहब ने एक बड़ी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस दागी। उस पर भी हम डिस्कस करेंगे, जहां उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट को भी लताड़ा और साथ ही साथ उन्होंने PDM के अंदर PMLN और तमाम अपोजिशन को भी लताड़ दिया और बताया कि ये सारे 2 नंबर सियासत कर रहे हैं, वरना आज भी गवर्नमेंट गिर सकती है। पहले पंजाब गवर्नमेंट की और फिर जो सी फेडरल गवर्नमेंट है उसको गिराया जा सकता है। ये सारी बातें हो रही हैं। तो साथ ही बीच में हमने देखा MQM भी जाग गई। MQM वाले भी कुछ बातें करना शुरू और उनके इश्यूज़ हैं, उनके काफ़ी ग्रीवेंसेस हैं, उस पर भी हम बात करेंगे कि इस वक्त जो कराची सिंध की बात छोड़ने पहले जो कराची की जंग है वो ये ऊँट किस करवट बैठेगा, हाउ रियल इज़ इट। और ये बिलावल भुट्टो बार बार ये एक जल्द होने वाले इलेक्शंस की बात क्यों कर रहे हैं, इंदिया क्यों दे रहे हैं, क्या वैसे ही कोई चीज़ है? बिकॉज हम देखते हैं बलूचिस्तान में मूवमेंट हुई, एक सरदार और एक जनरल साहब ने ज्वाइन कर लिया, फिर हमने पीपल्स पार्टी का राइज देखा गिल बल्तिस्तान में, फिर इनका राइज देखा हमने एक AJK के इलेक्शन के अंदर आज़ाद कश्मीर के। अब वो ये बात कर रहे हैं क्या प्राइम मिनिस्टर इज़ डैशिंग टू कराची, क्या कोई वाकई सियासी खिचड़ी पक रही है या स्टॉर्म इन द टी कप है? इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे एंड आई हैव गॉट एन अमेजिंग पैनल विद मी। लेकिन साथ ही उससे पहले मैं आपसे एक और भी स्टोरी शेयर करूंगा और मैं आपसे एक बहुत बड़ा कौमी मंसूबा है जिसमें हज़ारों लोगों को नौकरियां मिलनी है, जिसमें अरबों रुपए का फॉरेन एक्सचेंज इन्वॉल्व है और बिल्कुल पीस ऑफ केक है जो हो सकता है। और हमने 4 अगस्त को इस पर एक प्रोग्राम किया था। उसके बाद हमारी इत्तला के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस इन्वॉल्व हुआ, प्राइम मिनिस्टर ने नोटिस लिया, एक मीटिंग स्केड्यूल हुई जो आज के दिन होनी थी, फिर वज़ीर आज़म के दौरा कराची की वजह से अब मेरी इत्तला है कि वो जुमेरात को होगी। लेकिन मैं जो आपसे आज इनसाइड इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा वो है कि इस प्रोजेक्ट में गेम क्या हो रही है, क्या टोपी बनाई जा रही है इस कौम को, क्या किस तरह प्लान बन गया है, रज़ाक दाऊद साहब की कॉमर्स मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, किस तरह वो लोग इसको डाइवर्ट करने लगे हैं। और ये कौमी मंसूबा जो है ये सिर्फ सर्टन बिजनेस वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए
क्यों तबाह किया जा रहा है। लेकिन पहले मैं आपका पैनल का आपसे तारुफ करा दूँ। हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे फ़ारूक हबीब, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। इस वक्त वो फंसे में ट्रैफिक में, उनके 2 टेलीफोन आ चुके हैं। हमें अवैस कादिर शाह साहब ने ज्वाइन किया है, प्रोविंशियल मिनिस्टर सिंध फॉर ट्रांसपोर्ट, बहुत शुक्रिया आपका। हमें मज़हर अब्बास ने ज्वाइन किया है, सीनियर जर्नलिस्ट। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं कंवर नवीद जमील साहब ने, पार्लियामेंट्री लीडर MQM सिंध असम्बली के अंदर MQM के। और बाद में हम बात करेंगे 1-2 और लोगों से भी। लेकिन आप तमाम लोगों की इजाज़त से मैं सिर्फ 2-3 मिनट लूँगा कि ये कौन सा बहुत बड़ा कौमी, मैं तो उसको सान्या कहूँगा, होने लगा है, जिसको रोकना बहुत ज़रूरी है। पहले मैं 2-3 क्लिप्स आप सुन लीजिए। ये जो मैंने 4 अगस्त को शो किया था, उसमें क्या हमने बात की थी। कम्युनिटी तैयार है, अपॉर्चुनिटी है, पोर्ट हमारे पास है, सब कुछ है, तो हो क्यों नहीं रहा। यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे, वो सारा रेवेन्यू पाकिस्तान आएगा, फॉरेन एक्सचेंज आएगा। फूड हमारे वो इस्तेमाल करेंगे तो उसमें पैसा यूज करेंगे, गाड़ियाँ खरीदेंगे तो उसमें पैसा, ठीक है, 2-3 अरब डॉलर हम पाकिस्तान के थ्रू रूट कर सकते हैं। ये सिर्फ एक बिजनेस है और दुनिया चाह रही है कि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करो, पाकिस्तान के जरिए एक्सपोर्ट चीजें हों। तकरीबन डायरेक्ट जॉब जो है 30-35 हज़ार एक जोन से मिनिमम जो है ना जी, ये आप समझ लीजिए। हम अभी इनसे यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि खुदा के लिए आप हल कर दें हमें, ताकि हम अपना काम कर सकें। प्रोजेक्ट इतना ईजी है, इतना आसान है, अगर पाकिस्तान में करें, इससे पाकिस्तान के अंदर ओवरसीज इन्वेस्टमेंट भी आएगी, मगर ये क्यों नहीं कर रहे हैं। हमारे लिए पहली तरजीह हमारी अपना मुल्क है। यानी कि अगर आज गवर्नमेंट इस पर डिसाइड कर दे, उसके 5-6 महीने के अंदर वहाँ पे ठीक ठाक एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। इससे पहले शुरू हो चुकी होगी जनाब। वी आर टॉकिंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स। पता नहीं हमारे कौन सी वजारतों के कौन से बाबू हैं जो से इस मुल्क की ब्रेकें लगा के बैठे हैं। अब ये फैसला वज़ीर आज़म को करना है। जी वेरी क्विकली मैं आपको बता दूं प्रोजेक्ट क्या था। प्रोजेक्ट जैसे हमने लास्ट टाइम प्रोग्राम में बताया था कि जिस तरह आप दुबई में जाते हैं, वहाँ पे एक फ्री जोन बनी हुई है, जहाँ पे पूरी जापान से ख़ास तौर पे पूरी दुनिया से गाड़ियाँ री इम्पोर्ट होती हैं, इंडस्ट्रियल मशीनरी री इम्पोर्ट होती है, उसको दोबारा ठीक करते हैं, चेंजेस रीफर्बिश करते हैं और वो री एक्सपोर्ट हो जाती है। वो सारा प्रोजेक्ट यहाँ पे आने पर पाकिस्तानी तैयार हैं, बिकॉज वो पाकिस्तानी हैं जो सारी स्टेट को संभाल रहे हैं। करीबन बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जापान से एक्सपोर्ट होता है ट्रेड व्हीकल्स, वो 99% पाकिस्तानी कर रहे हैं। अगर ये प्रोजेक्ट लग जाता है और ये पोर्ट कासिम के अंदर एक जगह एयर मार्क भी हो गई हुई है, 400 एकड़ के करीब ज़मीन एयर मार्क भी हो गई हुई है अनऑफिशियली इस प्रोजेक्ट के लिए, अगर वो ये प्रोजेक्ट यहाँ पे लगता है तो सिर्फ कराची की जोन से, और ये मैं कराची शहर वालों को सुना रहा हूँ, तकरीबन 35,000 से प्लस डायरेक्ट नौकरियाँ बनेंगी। पहले साल में तकरीबन 3.5 से 4 बिलियन डॉलर्स की आपकी एक्सपोर्ट गारंटीड है। और ये याद रखें कि 6 बिलियन डॉलर के IMF कर्जे के लिए हमारी ज़िंदगी ऊपर नीचे हो गई है, जलील व ख्वार हो गए हम। कभी बिजली बढ़ रही है, ये हो रहा है, फॉर 6 बिलियन डॉलर्स जो एक्चुअली मिलेंगे आपको 3 के करीब रियल टर्म्स, हार्ड टर्म कैश के अंदर। और इधर ये प्रोजेक्ट है और इसको रोका क्यों जा रहा है? ताकि फ़िक्र पड़ गई है कि जो ये कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग हैं, उनको फ़िक्र पड़ गई है कि अगर आज ये प्रोजेक्ट यहाँ पे सेटल हो गया, बड़ा हो गया, तो कल को शायद ये लोग कार मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी से अंदाज ना हो। ये बड़ी एक बेतुकी बात। और रीज़न आपको बताता हूँ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने जब मीटिंग कॉल की आज के दिन और फिर उसमें रज़ाक दाऊद साहब का ऑफिस और दूसरे लोग इन्वॉल्व हुए, तो लिस्ट देख लीजिए। ये इशू डिस्कस होना था, इस प्रोजेक्ट को इशू डिस्कस होना था कि ये कहाँ पे किस तरह 35,000 नौकरियाँ और कैसे प्रोजेक्ट, कैसे बिजनेस सारा दुबई से और जापान से यहाँ पे आएगा। फिर उसमें लिस्ट बनती है गैस की, जिसमें 14 लोग बुलाए जाते हैं, 10 लोग उनमें से CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स और टॉप रैंकिंग लोग हैं, सिर्फ जो से ये कार मैन्युफैक्चरर्स के 8 वो लोग हैं, 2 बनाए गए ऑटो पार्ट डीलर्स और मेकर्स और कार डीलर्स की तरफ से 4, 10 के मुकाबले में 4। ये है इस वक्त जो इन्होंने पॉलिसी बनाई। ताकि इसलिए, और जो मेरे सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर को क्योंकि 2 इंटरेस्ट हैं कि जी बिज़नेस हो, इन्वेस्टमेंट हो पाकिस्तान में, तो उनको एक दिखाया जाएगा कि जी ये सारे कार मैन्युफैक्चरर्स आ गए हैं और देखें इतने बिलियन इन्वेस्ट होंगे और जनाब ये आप ये छोटे मोटा ये स्मॉल चेंज की बात ना करें। ये सेबोटाज किया जा रहा है इस प्रोजेक्ट को। और मैं नेशनल टेलीविज़न पे कह रहा हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स रन बाय रज़ाक दाऊद साहब इज़ नॉट प्लेइंग अ फेयर गेम। क्यों? इसका जवाब ये टेलीविज़न हाजिर है, प्रोग्राम हाजिर है, आके दें। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। 2016 से 2019 के दरमियान में जो हमारी 3-4 बड़ी कंपनीज हैं कार मैन्युफैक्चरर्स की, इन्होंने 997 अरब रुपए की
इन्होंने सेल की गाड़ियाँ ज़बरदस्त। आपको पता है स्पेयर पार्ट्स वगैरह के अंदर वापस पेमेंट कितनी चली गई? 731 बिलियन वापस बाहर चला गया। 200-250 अरब सारा यहाँ बचा, जिसमें कारखाने भी चल रहे हैं और सब नौकरियाँ, सब कुछ बल्क वहाँ चला गया। जब स्पेयर पार्ट्स यहाँ पे कंपनीज आती हैं उसके अंदर वो बहुत ज़्यादा हाई मार्कअप होता है। अगर यहाँ पे स्पेयर पार्ट्स भी आने शुरू हो गए इस जोन में तो ये से भी बड़े से लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। फिर अभी इस पर प्रोजेक्ट करूँगा, लेकिन सिर्फ ये आप लोगों के लिए सामने ला रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ ओपिनियन मेकर्स भी हैं प्रोग्राम में कि देखें ये प्रोग्राम ये प्रोजेक्ट खाली कराची का नहीं है, ये सिंध का नहीं है, पूरे पाकिस्तान का है। एंड वी होप कि इसको उसी तरह सीरियसली लिया जाए। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने बड़े सब्र से मेरी बात सुन ली। आपसे शुरू करता हूँ अवैस साहब, ज़रा पॉलिटिक्स की तरफ आ जाएं। ये प्रोजेक्ट पे तो आपकी मर्ज़ी बात करें या करें, लेकिन जो इतना पीटीआई वाले राशन पानी लेके चढ़ गए आप लोगों पे, क्या हो क्या रहा है सिंध में? अचानक इतनी गर्मजोशी क्यों हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मालिक साहब, ये बेचारे पीटीआई वाले तो अब इस बात से भी गए कि पहले ऐलान खान साहब आते थे, ऐलान करते थे, इस दफ़ा तो खान साहब ने ऐलान भी नहीं किया। अब कोई ऐसा लॉलीपॉप भी नहीं दिया इनको, चलें सिंध में आए, हमने वेलकम करना था। ना चीफ मिनिस्टर सिंध को बताया, ना एडमिनिस्ट्रेटर को बुलाया, इवन दो चीफ सेक्रेटरी सिंध को ही नहीं बुलाया गया। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान की मीटिंग भी की। अच्छा, अफसोस की बात यह है कि आपने जो अभी इस प्रोजेक्ट की बात की, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इस पर सिर्फ एक बात ऐड कर दूं कि ये वाकई कराची का नहीं, सिंध का नहीं, पूरे मुल्क का प्रोजेक्ट है। और ऐसे प्रोजेक्ट को सब इसकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि इसको तो इस तरह फ्लोट कर, इस तरह आगे ले जाएं ताकि हमारे मुल्क में जो रेवेन्यू आना है, डायरेक्ट रेवेन्यू, ये हम इस वक्त जिस हालत से गुजर रहे हैं हमें अशद ज़रूरत है इसकी। लेकिन अफसोस ये है कि देखिए, अगर ये किसी ATM मशीन में जा रहा होता, ATM 1, ATM 2, ATM 3 जो इनकी खान साहब की बनाई हुई हैं, तो ये आप रात के अंधेरे में देखते, फिर कोई लेटर निकल आता, सारी चीज़ें मैनेज हो जाती, सब कुछ हो जाता और ये काम भी शुरू हो जाता। लेकिन अब रज़ाक दाऊद साहब कौन है ये आप भी जानते हैं, पूरी कौम जान चुकी है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स वो चला रहे हैं, उनको आपके कहने से कुछ नहीं होगा। हम कुछ भी कह दें वो नहीं हटेंगे, क्योंकि उनके पास ज़रूर कोई ऐसे रास्ते हैं, कोई ऐसे रवाबित हैं उनके कि जिसको हम ATM 2, ATM 3 कह सकते हैं, तो उनको कोई नहीं हटा सकता। वजह सबके सामने है। आ जाते हैं जी कराची पे। 1100 बिलियन का पैकेज, कुछ खबर नहीं, कुछ अता पता नहीं। 163 बिलियन का एक ऐलान था, उसकी कुछ पता नहीं, क्या लॉलीपॉप दिया, क्या लाए, क्या ले गए। अफसोस तो ये है कि जब ब्रीफिंग्स दी गई तो वज़ीर आज़म साहब को जो ग्रीन लाइन पे और जो K4 पे ब्रीफिंग दी गई, वो भी बहुत अफसोस के साथ, अगर वो वज़ीर आज़म की जो मीडिया साथ है, उनके कोऑर्डिनेटर हैं, जो बातें बाहर की गई हैं, उनको जो बताया गया, अगर ये ब्रीफिंग सुनने वो यहाँ आए थे, तो मैं ये कहूँगा कि ये जो प्लेन के फ्यूल का खर्चा हुआ और जो उनके साथ प्रोटोकॉल आया, ये तो खर्चा भी उनके गले पड़ गया। आखिर में जाते जाते एक हंसी की बात तो ये आई, जो उनकी मालिक साहब, उनकी प्रेस ने खुद रिलीज़ किए सहाफ़ियों को कि वज़ीर आज़म साहब सोन मियानी जाते हुए गुज्जर नाले का एरियल व्यू लेंगे। अच्छा, वज़ीर आज़म पाकिस्तान कराची आए हैं, कहाँ सोन मियानी, कहाँ गुज्जर नाला, कौन सा एरियल व्यू लेंगे? अब देखिए, इस किस्म की बातें हो रही हैं यहाँ पे। और मेरे नफीस लोग, उनकी अगर बात ना करूँ आज तो बहुत बहुत गलत बात होगी। वो तो बेचारे तकते रह गए, जिनकी सीटों पे इनकी हुकूमत खड़ी है, उनको बुला के ये तक नहीं पूछा कि मैं कराची आया हूँ, आपकी कोई गिले शिकवे, कोई आपने बात करनी है, कोई आपने कुछ कराची के अवाम से कुछ वादे किए होंगे, कुछ बातें की होंगी, तो उनका क्या करना है, उनको किस तरह लेके चलना है, उन तक को नहीं पूछा। इवन दो बात यहाँ तक आन पहुँची कि PTI के खुद मेंबर्स, MPAs, MNAs वो तकते रहे रास्ता कि इमरान खान साहब कहीं हमसे सलाम कर लें, कुछ पूछ लें कि वो जो 55 करोड़ जिसको पहले वो रिश्वत कहते थे, वो जब हमें मिले तो वो कहाँ गए, उस पर क्या झगड़े हुए, डिपार्टमेंट ने किसको दिए, SIDCL का हिसाब किताब किसके पास है। देखिए, ये सारी बातें अगर वज़ीर आज़म साहब ने कराची में सिर्फ ये आके बताना था कि मैं 3 घंटे के लिए कराची आया हूँ और कराची वाले खुश हो जाएं और सिंध वाले खुश हो जाएं कि अब PTI यहाँ पे आएगी, तो देखें, अगर हिस्ट्री देख ले, माजी में ऐसे बहुत से लोग आए यहाँ पे जिन्होंने कोशिश की कि सिंध पर कब्जा कर लें, तो उन्होंने उनको शिकस्त। चलें इस पे बात करते हैं। फिर मैं बाद में ये भी जानना चाहूँगा कि बार बार आपके जो चेयरमैन साहब हैं बिलावल भुट्टो साहब, ये फ्रेश इलेक्शंस की, अर्ली इलेक्शंस की बात किस बेस पे कर रहे हैं? लेकिन कंवर साहब,
आपसे ये सवाल है, इन्होंने भी पॉइंट आउट किया जैसे शाह साहब ने कि वज़ीर आज़म आया, उन्होंने MQM को बिल्कुल मिलना गवारा भी नहीं किया, आप लोगों को बिल्कुल जिसको कहते हैं लिफ्ट ही नहीं कराई। तो क्या ये आप लोग इसको कैसे देखते हैं? कराची में तो आप भी स्टेक होल्डर्स उतने ही पुराने हैं जितने वो थे। मलिक साहब, वज़ीर आज़म साहब से MQM की मुलाकात होती रहती है और कराची के इश्यूज़ पर, सिंध के इश्यूज़ पर हम इस्लामाबाद जाते हैं, उनसे मीटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारे भाई पीपल्स पार्टी के बैठे हुए हैं, बड़ी इज़्ज़त है, बड़ी एहतराम है इनका। लेकिन हमें तो सारा गिला यही है कि ये जो 1100 अरब रुपए का प्रोजेक्ट हो, इसमें सारे के सारे वही काम हैं जो कि सूबाई हुकूमत की ज़िम्मेदारियों में शामिल हैं। लेकिन सूबाई हुकूमत अपना तकरीबन लगभग 13 साल हो गए हैं, वो उनके ऊपर पैसा खर्च करने के लिए तैयार नहीं है। कराची के लिए वफाकी हुकूमत पैसे रख रही है, कराची के लिए वर्ल्ड बैंक कह रहा है, और ये सूबाई हुकूमत जो हर साल जो इन्हें वफाक से NFC अवार्ड के थ्रू जो पैसे मिलते हैं, इसके अलावा लगभग 400 अरब रुपया कराची के लोगों से, कराची की शहरियों से जमा करते हैं। नहीं तो आप ये हुकूमत कराची कंवर के साहब, मसाइल आप हल करने खुश के लिए हैं? तैयार नहीं आप है। खुश हैं जो PTI जिस तरह कराची या सिंध में अपना किरदार अदा कर रही है, फेडरल गवर्नमेंट या PTI, आप खुश हैं, आप सेटिस्फाइड हैं? देखें, जो PTI अपना किरदार अदा कर रही है, PTI से जो हमें गिले शिकवे हैं हम करते रहते हैं, लेकिन वज़ीर आज़म ने कराची के लिए एक बड़े पैकेज का ऐलान किया है। इस दफ़ा भी जो वफाकी बजट है उसमें कराची के लिए, कराची के गली मोहल्लों के लिए पैसा रखा हुआ है। अगर पैसा नहीं रखा हुआ है तो सिंध हुकूमत के बजट में नहीं रखा हुआ है, सिंध हुकूमत के उसमें पैसा नहीं है कराची के लिए। यही वजह है कि जो पानी फराहम करना वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी। अच्छा, ये मुझे एक चीज़ बताइए, मुझे ये बताइए, हुकूमत की जिम्मेदारी है। आप देख रहे हैं मलिक साहब मेरी बात सुनिए, देखिए कि कराची के लोग वाटर बोर्ड को टैक्स देते हैं और पानी बाजार से खरीद के पीते हैं, तो दूसरों पर तनकीद करना। अच्छा कंवर साहब, एक चीज़ तो बताएं, अगर आपकी बात से मुझे तासुर ये मिलता है कि आपको और गवर्नमेंट बड़े सुकून से, आपने कहा मिलते भी रहते हैं, सब कुछ है। 2-3 सवाल उठते हैं। आप लोगों की 7 सीटें हैं कौमी असम्बली में, आपको 1 वजारत मिल गई IT की, PMLQ की 5 सीटें और उनको 2 वजारतें मिल गई, बड़ी तगड़ी वजारतें मिल गई, हाउसिंग भी मिल गई, तो वो बल्कि हमें ज्वाइन कर लिया है फ़ारूक हबीब साहब ने। उन्होंने साथ ही सरगोशी की है कि फ़रोग नसीम को नहीं वो गिनती है MQM, उन्होंने उनसे दस्तबरदार हो गए हैं। तो आप अगर इतने अच्छे और लाडले हैं तो आपके उन्होंने 1 सीट पर रखा हुआ है, 1 वजारत पे, आपसे कम सीटों वाले दूसरे इत्तेहादी को 2 सीटें दी हुई, तो कुछ तो हालात में गड़बड़ है ना। देखिए ना हम अपने आप को लाडला समझते हैं, ना हमारा मुस्लिम लीग काफ से कोई कंपटीशन है, ना ही हमने वजारत का मुतालबा किया था। ये वफाकी हुकूमत ने एक वजारत दी हुई है, हम इसको ये समझते हैं कि ये एक कम्युनिकेशन के लिए फेडरल गवर्नमेंट से हमारे पास एक लिंक अवेलेबल है। तो ये कि हम अपने वोटर्स के लिए और अपने लोगों के लिए उनसे बात करते रहते हैं, और MQM तो लोगों पे तो कंवर भाई पर ये पैसे रखे गए। कंवर भाई, लोगों पे तो आपका सबसे बड़ा मुतालबा होता था रिवाइज सेंसस का, कराची का। आपने 7 मुतालबे शुरू किए थे, आपने सेंसस का, और उस पर भी आप लोगों ने रिवाइज कर लिया, उस पर कुछ हुआ ही नहीं, आप लोग भी खामोश होकर बैठ गए। उस पर तो बिलावल भुट्टो ज़्यादा बोलना शुरू हो गए। मलिक साहब देखें ना, यकीनन आप एक वेल इन्फॉर्म एक प्रेस रिपोर्टर में शुमार होते हैं। आपको ये मालूम है कि देखें, ये जो सेंसस जो है ये 10 साल के लिए होता है। एक इलेक्शन हो गया, हमने ही इस पर मुतालबा कर और फेडरल गवर्नमेंट ने यह अनाउंस किया है कि अगले इलेक्शन से पहले सेंसस करवाया जाएगा। इसका ये वाहिद यही हल था
इसका हमसे ये ना सिर्फ अनाउंसमेंट हो गया है, ये डिसीशन हो गया है और हमें उम्मीद है कि वज़ीर आज़म और वफाकी हुकूमत MQM से किए गए इस बात का पास करेंगे। और हम इससे चले पूछ लेते हैं, वफाकी हुकूमत हमारे साथ ही बैठी हुई है। फ़रख हबीब साहब हैं जो ट्रैफिक में फंस गए थे, आगे मेहरबानी आपकी। 2 सवाल, ये कराची में इतना क्या आप लोगों ने इतना बना दिया है? कराची प्राइम मिनिस्टर ने कैबिनेट मीटिंग कैंसिल की, पहुंच गए, हंगामी दौरा, वो पहले शहबाज गिल साहब जनाब आ रहे हैं, वो अजीब एक माहौल बना दिया टेंशन का। फिर आप वहाँ जाते हैं, कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान की मीटिंग होती है, एक बंदा जेस्चर देता है इंक्लूसिव, आप बुलाते, चीफ मिनिस्टर को इनवाइट करते, सिंध के चीफ मिनिस्टर को, चले कराची एडमिनिस्ट्रेटर पे आपको एतराज़ है, मुर्जा वहाँ पे, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन आप एक इंक्लूसिवनेस की बात करते हैं। ये तो इस तरह बना रहे हैं आप लोग ज़बरदस्ती, जिस तरह वो मियाँ साहब वज़ीर आज़म होते थे और बेनज़ीर वज़ीर आज़म थी पंजाब और कराची, जो वफाक का झगड़ा था। क्यों आप इतने एग्रेसिव मैसेज क्यों दे रहे हैं? नहीं, एग्रेसिव मैसेज देने का मामला नहीं है, ये तो तमाम चीज़ें CCI का हिस्सा भी हैं। उसके अलावा जो कराची ट्रांसफॉर्मेशन के हवाले से जो कमेटी है उसमें भी मुलाकातें वज़ीर आला के साथ जो है वो होती रहती हैं। देखिए बुनियादी चीज़ क्या है? बुनियादी चीज़ ये है कि वज़ीर आज़म साहब जब कराची जाते हैं या सिंध में जाते हैं, 18वीं तरमीम के बाद हुकूमत के तमाम तर बहुत सारे इख्तियारात, वसाइल, NFC सब कुछ जो है वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत के पास भी है। 13 साल से पीपल्स पार्टी में इनकी हुकूमत है। पिछले 3 साल में 2000 अरब रुपया NFC की मद में हम इनको दे चुके हैं। लेकिन कराची के नाले साफ़ करने, रंगी नाला, महमूदाबाद नाला, आपका गुजर नाला, वो वफाक को साफ़ करना है, आके उसकी रीमॉडलिंग करनी है। लियारी मलीर दरियाओं को साफ करना है, उसके खिलाफ रोड बनानी है, वो बातें मैं भी रवैये की बात कर रहा हूं। आप ये चीज उनसे मीटिंग में भी पूछ सकते हैं ना कि हम ये क्यों कर। मेरा सवाल कुछ और, आपका सवाल सीधा मैं कहता हूं आटा गूंदी है हेल्दी क्यों नहीं, मेरा सवाल है नहीं, मेरा सवाल है कि जब वजीर आजम पूरे मुल्क का वजीर आजम होता है, अगर वजीर आजम जाके वहां पे चीफ मिनिस्टर को बुलाएं, उनसे डिस्कशंस करें, बात करें, उसमें बुराई क्या है? ये वर्सेस वाला एटीट्यूड क्यों है? ये वर्सेस का इशू नहीं है, वर्सेस का तो इशू बिल्कुल नहीं है आज। बिल्कुल चूंकि जो प्योरली जो उनका मेन जो प्रोग्राम था वो 2 प्रोग्राम से, एक कराची पोर्ट ट्रस्ट का उनका विजिट था, उसके अलावा जो है आज उन्होंने लसबेला जो मैंग्रोव्स हैं पाकिस्तान के, ये भी आपको जान के खुशी होगी कि दुनिया में जो लार्जेस्ट ग्रोइंग मैंग्रोव्स के जो है जंगलात हैं वो पाकिस्तान में हैं, जिसमें पिछले 10 साल से 300% जो है इजाफा हुआ, जिसको दुनिया एक्नॉलेज कर रही है। आज वो उनका प्रोग्राम था। जहाँ तक रह गई बात कराची में साथ लेके चलने के हवाले से, हम हमेशा साथ लेके चले हैं, चाहे वो कोविड-19 का मामला हो, NCOC के ज़रिए हो, चाहे वो पहले जो कराची की कन्वीनिंग कमेटी बनी हुई है उस हवाले से भी हो, इवन कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के लिए वफाक 650 अरब रुपया दिया। लेकिन आपने उस पर कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान में उनसे बात भी कर लें पीपल्स पार्टी से ना। देखें बात आप ये कहते हैं कि बात उनसे कर लें जिन्होंने जो ये कहते हैं कि ये जो 650 अरब भी है ना, जो PSDP का है, NFC तो चला गया, वो तो हम आपको दे रहे हैं, वो तो तयशुदा चीज़ है, लेकिन जो 650 भी आप हमारी जेब में डाल दें, आप कहते हैं वो सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी के जरिए आप पैसे खर्च ना करें और आपको दे दें, तो 10 साल से K4 नहीं बना, अब वापडा के हवाले किया, वापडा बना देगा अगले 2 साल के अंदर। 1300 मिलियन गैलन पानी चाहिए, टैंकर माफिया के आपने हवाले किया हुआ है, ये लोगों का इशू है भाई। दूसरा इशू ये है कि बसें वहां पे जाके देखें क्या हालत है, इतना बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी है, आज उन्होंने अनाउंस किया है कि 80 बसें आ रही हैं। 80 बसें अक्टूबर में ग्रीन लाइन मंसूबा आपका चालू हो जाएगा, उसके अलावा दिसंबर में 20 और आ जाएंगी। इसके अलावा जो है वो 43 किलोमीटर ज़बरदस्त इलेक्ट्रिक जो सर्कुलर रेलवे ट्रेन है उसकी फिजिबिलिटी पे काम शुरू हो गया है, उसके लिए पैसे रख दिए, उसको चलाएंगे। कराची फ्रेट कॉरिडोर, हज़ारों ट्रक्स पोर्ट पे जाने के लिए कराची एंटर होते हैं, वो पिपरी से कराची पोर्ट तक बन जाएगा, उसमें आपका जो है वो ड्राई पोर्ट ट्रस्ट भी बन रही है। इसी तरीके से जो हर साल मुझे आप ये बताएं, बारिश आती है कराची डूब जाता है, ज्यादा बारिश आती है ज्यादा पानी आता है, फिर ये चीजें ले आते हैं। उनको कौन काम कर रहा है? वफाक काम कर रहा है। अब वफाक जवाब दे तो नहीं है, ये बता दें इन्होंने कराची में क्या किया पिछले 13 साल में। 400 अरब रुपया इकट्ठा करते हैं, कराची की तरक्की के लिए 2 अरब 3 अरब रुपया रख देते हैं, इससे कराची का काम हो सकता है। कम दिए NFC के शेयर में से, जो हमारा शेयर है 197 अरब रुपए लास्ट ईयर का शॉर्टफॉल है, वो इन्हें पता नहीं है। 1100 बिलियन रुपए का कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है, बताएं कितने अपने शेयर से इन लोगों ने दी। SIDCL की फारूक साहब जरा आप सुन लेना, अब बात आपकी हो गई, अब आप सुन लें।
देखें SIDCL को आपने जो पैसे देने हैं, गली मोहल्ले कूचे नालियां वालियां बनानी है कराची की, तो बनाएं तो सही, लेकिन अपने PTI के MPs को तो रोकें। वो तो आपके पोल खोल रहे हैं। वो आपका गबोल क्या कह रहा है, फैसल वाडा के हल्के में क्या हुआ है मलिक शहजाद के हल्के में एक बारिश आई, सारे रोड बह गए, सारी नालियां खुल गई जो आपकी SIDCL ने बनाई थी। देखें ये बात जो आप कर रहे हैं, ये ऑन रिकॉर्ड अगर आपको बात करनी है, 18वीं अमेंडमेंट की बात, 18वीं अमेंडमेंट आपको बहुत सूझती है, बहुत तंग करती है 18th अमेंडमेंट। अगर वजीर आजम कराची आ रहे हैं, कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पे मीटिंग है, तो अगर चीफ मिनिस्टर सिंध को वो इनवाइट करते या बोला जाता उनके प्रोग्राम में, उनके प्रोटोकॉल की तरफ से आता कि CM साहब आएँ, CM साहब जरूर जाते। CM साहब ने पहले भी चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह ने कितने भी डिफरेंसेस थे, जो कराची कमेटी बनाई गई, जो बॉटल नेक सॉल्व करने थे, जहां पे अटकी हुई थी चीजें, हमारी सारी कैबिनेट उसमें मौजूद होती थी। हम चाहते हैं कि काम हो, इस शहर का, इस सूबे का काम हो, लेकिन आपने अली जैदी जैसे बेवकूफ़ों को वहां पे भेजना होता है, जिसको ना बात करने की तमीज़, ना ढंग, ना किसी चीज़ की कैलकुलेशन, ना कोई अंदाज़ा, ना कोई पता करना क्या है, जिसने आके वहां पे मीटिंग में गंद करना है। जहां पे बैठे होते हैं अस्करी क़यादत के लोग भी, सब लोग इस चीज़ के विटनेस हैं। आपके खुद के जो असद उमर साहब जब भी कराची आए, पूछे उनसे कि NCOC की मीटिंग्स कैसी रही हैं, प्रोडक्टिव रही हैं, सिंध गवर्नमेंट ने हमेशा साथ दिया है। कराची सर्कुलर रेलवे की आपने बात की, आपने कौन से पैसे रखे हैं? 6 बिलियन तो सिंध गवर्नमेंट दे रही है, मेरा डिपार्टमेंट दे रहा है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट रखे हैं। हमने तो 6 बिलियन इनिशियली आपको दिए हैं कि भाई आप जाके सर्वे भी कराएं। ये जो आपने अंडरपासेस और ओवरहेड्स बनाने हैं, ये तो सिंध गवर्नमेंट के पैसे से बन रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। हम तो दे रहे हैं पैसे, हम तो पहले दिन से कमिटेड हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि इसको क्यों CPEC से आपने निकाला? कराची की मोहब्बत तो यहाँ से जाहिर होती है, और कंवर भाई भी बैठे हैं, मैं तो इनसे कहूंगा ये आपसे पूछें, ML1 आपने CPEC में रहने दिया और KCR को CPEC से निकलवा दिया, जबकि KCR का फ्रेमवर्क पूरा था, सारी डॉक्यूमेंटेशन पूरी थी, सिर्फ सॉवरेन गारंटी देनी थी आप लोगों ने, और KCR के प्रोजेक्ट पे CPEC में टेकअप हो जाता। लेकिन इस फेडरल गवर्नमेंट की मेहरबानी है कि CPEC में से KCR को ड्रॉप करवाया गया। ड्रॉप करवाने के बाद उसको बिल्कुल अब आप ले जा रहे हैं ऐसी तरफ जहां की सर्कुलर रेलवे। अच्छा, वेरी क्विकली, क्या आप लोगों ने आप लोगों ने निकलवाया? नहीं, कोई नहीं निकलवाया। ये तो सारी रामलीला की कहानी है। असल मसला क्या है, KCR का सारी रुकावटें तो दूर करें। ये चाइना कटिंग किसने की है, ये बिल्डिंग्स किसने, ये नाले किसने बेचे हैं वहां पर, ये तो इशू है। नहीं तो ये जो एक सेकंड, शाह साहब एक सेकंड, शाह साहब एक सेकंड, शाह साहब एक सेकंड, ये रुकावटें रेलवे की लैंड पे सारे कागज हो गए। अवैस भाई एक सेकंड, मुझे अमलदारी किसकी थी? अभी आपने बात की, एक सेकंड, फारूक हबीब साहब एक बात की उन्होंने कहा कि KCR की मुश्किलात दूर करें, ये नाजायज तजावजात किसने की, ये चाइना कटिंग किसने की। ये तो हमारे साथ कंवर साहब भी हैं, एक सेकंड, ये तो हमारे साथ कंवर साहब भी हैं। एक ज़माने में आप लोग ये इल्ज़ाम MQM पे लगाते थे कि MQM ने ज़मीनें बेच दी, चाइना कटिंग कर दी, सब कुछ। वो अब आपके एलाइज हैं सर, वो आपके इत्तेहादी हैं। बुनियादी तौर पे मसला क्या है? बुनियादी तौर पे मसला मसला है कि आप कल तक जिसको गालियां निकालते आज साथ बिठा लेते। वो इशू नहीं है, वो इशू कल तक ये टेररिस्ट थे, चाइना कटिंग करते थे, ये नाजायज तजावजात बनाते थे। वो तो हम जो है वो बहुत कुछ कह सकते हैं ना, वो आपके इत्तेहादी हैं तो सब ठीक है। वो बहुत कुछ है। बुनियादी चीज़ क्या है वहाँ पर? सिंध में हुकूमत किसकी है? पीपल्स पार्टी की। अगर MQM अगर किसी की इत्तेहादी थी किसी वक्त के अंदर, तो पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी थी। अमलदारी कायम किसने करनी थी? इन्होंने करनी थी। आज जब इनके अपने लोग उसके अंदर मुलव्वस होंगे, आज आलम यह है कि 400 मनसूबे जो है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल में जमा करवाए गए हैं अप्रूवल के लिए, कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए। सिर्फ 90 अप्रूव हुए हैं, 310 क्यों नहीं अप्रूव हो रहे? क्योंकि वो 2-2.5 करोड़ 3 करोड़ की रिश्वत नहीं दे रहे। वहां पर जो रिश्वत देता है उसका काम हो जाता है, जिसको रिश्वत नहीं मिलती उसका काम नहीं होता। ये कहाँ हुआ है, किस मुल्क में हुआ है कि नाले बेच के चले जाएं आप सरकारी जमीन बेच के चले जाएं? डाटा डिजिटलाइज करना है सरकारी जमीन के रिकॉर्ड को, वो रिकॉर्ड नहीं ये दे रहे। ये तो जंगलात भी बेच के खा गए। 25 फॉरेस्ट से मालिक साहब, अब सुनना है ना कराची की कहानी, जरा सुने। कराची में ओरिजिनल प्लान के मुताबिक 25 जंगल थे, वो आज अर्बन सुन लेना, जरा सुनते जाएं, शर्माते जाएं। वो 25 जंगलात, शाह साहब मैं आता हूं आपके पास, आज उन 25 जंगलात का जो है वो रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। वो किसने देना है? वो देना अगर वफाक काम कर रहा है उस पर इनको खुश होना चाहिए। ये रोना क्यों रो रहे हैं? ये कहते हैं जी हमें पैसा नहीं दे रहे। वो आपको देंगे पैसा तो ना बाद में जो है वो पैसा नजर आएगा, ना काम नजर आएगा। बाद में हम ढूंढते फिरेंगे कि ये पैसा किसकी। मैं अभी शाह साहब आपका वापस आता हूँ, कंवर साहब के पास भी। आप हर शहर में चले जाएं। मजर बड़े सबर से बैठे हुए थे। मजर के नाम के साथ अब सबर राइम भी करता है ना।
मज़र वेरी क्विकली, ये जो लेटेस्ट अब चल पड़ा है इस्लामाबाद वर्सेस कराची या कराची वर्सेस इस्लामाबाद, ये हो क्या रहा है अचानक? अचानक ये इतनी तेजी किस बात से हो रही है? ये वाकई कोई पॉलिटिकल खिचड़ी पक रही है? शुक्रिया मालिक, बस कराची का इतना ही मसला है जितना इतने आधे घंटे बाद आपने मुझे लिया, बस यही कराची का इशू कि कराची जो सफर करता है वो इस 3 टेरेन में सफर करता है, फेडरल गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट, जो लोकल गवर्नमेंट। वहां से पैसे का फ्लो होगा तो कराची डेवलप हो जाएगा। पैसे का फ्लो क्यों नहीं होता? क्योंकि फेडरल और सिंध गवर्नमेंट की, ये सिर्फ इसी पीरियड की बात नहीं कर रहा, फेडरल और सिंध गवर्नमेंट की प्रॉब्लम्स रहती हैं। अब अगर फर्ज करें पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट फेडरल में है और सिंध में भी है, तो उनका कॉन्फ्लिक्ट लोकल गवर्नमेंट से रहता है, इसलिए कराची डेवलप नहीं होता। इसलिए कराची को जो है किसी की ओनरशिप नहीं है। पीटीआई तो अभी आई है ना, पीटीआई को आई हुए तो 3 साल हुए हैं। ये दो जो एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट है, मुझे बताएं कि इन्होंने कराची की डेवलपमेंट के लिए क्या किया, इन्होंने इन सारी चीजों के लिए क्या किया? क्यों पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, अभी की बात है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्यों नहीं शहर में है? शहर में क्यों नाले इंक्रोच्ड हैं? आज भी प्राइम मिनिस्टर आए तो उन्होंने कराची ट्रांसफॉर्मेशन की मीटिंग किधर की? केपीटी में। जिन प्रोजेक्ट का आपने शुरू में जिक्र किया, मुझे अली जैदी साहब ने लैपटॉप पे कोई 3 बड़े प्रोजेक्ट्स बताए कि एक नया कराची बना रहे हैं, मच्छर कॉलोनी को कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं, 25,000 अपार्टमेंट बना रहे हैं, बड़े अट्रैक्टिव प्लान्स। यही अट्रैक्टिव प्लान K4 का मैं सुनते आ रहा हूँ। कराची का सबसे बड़ा अलमिया ये कि जब प्रोजेक्ट लॉन्च होता है और जब प्रोजेक्ट पे काम शुरू होता है, उसके बीच में 10 से 15 साल लग जाते हैं। वो प्रोजेक्ट जो है रिडंडेंट हो जाता है। कराची मास ट्रांजिट उठा लें, कराची में सर्कुलर रेलवे कराची में थी, ट्राम कराची में चलती थी, कराची का बेहतरीन स्ट्रक्चर, अगर नाज़िमाबाद पुराना कराची उठा लें, नाज़िमाबाद की प्लान देख लें आप शहर में, फिर क्या कराची, क्यों नहीं कराची में सेफ सिटी प्रोजेक्ट लगता, या जो लगा है वो क्यों नहीं एग्जीक्यूट होता? डीएचए कहती है कि हम अपना सेफ सिटी बना रहे हैं, कैंटोनमेंट इजाजत नहीं देती सेफ सिटी की। सिंध गवर्नमेंट ने जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट कराची, अगर आप कंपेयर टू पंजाब, लाहौर और इस्लामाबाद दें तो मज़र आप क्या कह रहे हैं? अगर सिंध ने ठीक होना या कराची ने ठीक होना है तो फिर पीटीआई का ये स्टांस ठीक है कि इसको आप पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम से बचा के रखें? क्या आप ये कह रहे हैं? नहीं, देखिए चीज क्या है, पीटीआई प्रॉब्लम क्या है इस वक्त, क्यों सबका इंटरेस्ट है कराची में? इसलिए कि अर्बन सिंध में एक पॉलिटिकल वैक्यूम है और कम से कम 24-25 सीटें हैं जो मैं कौमी असेंबली की, 21 तो सिर्फ कराची में है। अब आपने इस वक्त उस पॉलिटिकल वैक्यूम को फिल करना है। बहुत अच्छी बात है, पॉलिटिक्स में होना चाहिए, यही पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन होता है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशनली मैंने पीटीआई के एमएनए से बात की, वो फ्रस्ट्रेटेड हैं। यानी आप सोचेंगे लियारी में अगर पीटीआई का एमएनए बिलावल भुट्टो को हराता है और पिछले 3 साल से वो वजीर आजम का इंतजार कर रहा है कि एक मरतबा तो लियारी का विजिट कर लें, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं गए जिस कॉन्स्टिट्यूंसी ने उन्हें वोट दिया था। वो उन 14 एमएनए से जाके पूछें जो 14 एमएनए अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, ये विजिट ऑफ कराची नहीं होता, ये कराची का विजिट नहीं होता कि आप गवर्नर हाउस आए, गवर्नर हाउस में मीटिंग्स करें चले जाएं, केपीटी आए, केपीटी में विजिट करें चले जाएं, इसको कराची विजिट नहीं कहा जाता। और सीएम वाला भी बता दूं मुझे, जो मैंने सीएम हाउस से कंफर्म किया, रात को अकॉर्डिंग टू सीएम हाउस सोर्सेस, रात को जो प्राइम मिनिस्टर और सीएम हाउस के स्टाफ के दरमियान गुफ्तगू हुई थी, उसमें चीफ मिनिस्टर शेड्यूल्ड थे मीटिंग विद द प्राइम मिनिस्टर और इंक्लूडिंग कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान में। अब ये बाद में शेड्यूल, जो ऑफिशियल शेड्यूल जारी हुआ, उसमें ये चीज़ शायद हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर का विजिट ब्रीफ हो गया हो, उस वजह से वो, लेकिन जब तक ये सारे लोग बैठेंगे नहीं। देखिए कराची का, मैं हमेशा से कहता हूँ, कराची अनगवर्नेबल होता जा रहा है, अनमैनेजेबल होता जा रहा है। जिसकी पॉपुलेशन 3.5 करोड़ हो और उसको शो किया जाए 2 करोड़ से भी कम, उस शहर को आप प्लान कैसे कर सकते हैं? जहां 8,000 कच्ची आबादियों में 60 लाख लोग रहते हों, जहां लाखों की तादाद में एलियंस हों, आप हाउ कैन यू मैनेज दैट सिटी जब आप प्लान ही नहीं कर रहे? आप उसको प्लान ही इस तरह नहीं कर रहे क्योंकि पॉपुलेशन, आपने अगर पॉपुलेशन बढ़ाएंगे
तो आपको सीटें बढ़ानी पड़ेंगी। शायद उसके पॉलिटिकल रीजंस हैं, आप सीटें नहीं बढ़ाना चाहते कराची की। ये इस तरीके से सोच जो है कराची की, इस तरीके से कराची नहीं बनेगा। आपको कराची को अंडर वन अम्ब्रेला लाना पड़ेगा। अगर कराची को आपने डेवलप, ये नहीं हो सकता कि मेयर कराची 34% का मेयर हो, बाकी 6 कैंटोनमेंट बोर्ड, DHA, फेडरल गवर्नमेंट की टेरिटरीज, इस तरीके से मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन सिटीज नहीं डेवलप होती। आप न्यूयॉर्क उठा लें, ठीक, पॉइंट टेकन। मुझे यहाँ मज़ा ब्रेक लेना है, लेकिन फरुख ये 2-3 बात इंपॉर्टेंट बड़ी बातें। क्या फिर आप लोग ये, ठीक है ये इल्ज़ाम बिल्कुल जायज़ लगता है पीपल्स पार्टी पे, MQM पे, दोनों ने पावर के बड़ा उन्होंने अनरिस्ट्रिक्टेड और एब्सोल्यूट पावर्स एंजॉय की हैं, तो ये इल्ज़ाम से हट नहीं सकते। शाह साहब से बात भी करेंगे। ये जो स्ट्रक्चरल चीज़ें हैं, जिस तरह ये फेडरल लैंड्स, और ये सही भी कह रहे हैं 34% पे बात नहीं चलेगी। सेंसस जौन सा है 3-3.25 करोड़ का शहर है, वो 1.5-2 करोड़ उसको बना के बैठे हुए। ये वादे भी आप लोगों ने किए थे, इस पर गवर्नमेंट कितनी सीरियस है यार? इस पे गवर्नमेंट बिल्कुल संजीदा है। आप ये देखें कि गवर्नमेंट ने तो जो सेंसस के हवाले से है पूरी, इसके ऊपर एक काबीना के ऊपर भी डिबेट हुई, चूँकि वो हमारी एक आईनी रिक्वायरमेंट थी, उसका टाइम पूरा हो चुका हुआ था, उसको हमने अप्रूव करना था। और आपके इल्म में है कि सेंसस पिछली हुकूमत के दौरान हुआ, उस वक्त भी जो है वो MQM की तरफ से जो है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था, और इनके ये तहफ़्फ़ुज़ात किसी हद तक जायज़ भी हैं। और यही वजह है कि इसकी वजह से 2022 में जो अगले साल है वो दोबारा सेंसस करवाया जा रहा है, ताकि जिस शहर की जो आबादी का तयन है वो तयन हो सके, उसके मुताबिक उसको जो है वहाँ पर रिसोर्सेज फराहम किए जाएँ। लेकिन फिर मैं आपको ये कहूँगा कि 18th अमेंडमेंट के बाद कोई 18th अमेंडमेंट के हम खिलाफ नहीं हैं। हम ये कहते हैं कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर का मतलब वज़ीर आला मुराद अली शाह नहीं है, जिलों में भेजें, यहाँ NFC लेते हैं, बताएं PFC कर रहे हैं, ये बात तो ठीक है, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन ये कर रहे हैं। तो पंजाब में कौन सा कर लिया? पंजाब तो आपकी गवर्नमेंट है, पंजाब में कौन सा चला गया? पंजाब में तो आप सिंध को कह रहे हैं, पंजाब में भी करवा लें। सुन लें ना, सुन लें। पंजाब में तो बाकायदा तौर के ऊपर कमेटीज भी बनी हुई हैं। पंजाब में बाकायदा तौर के ऊपर पहली बार डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लान्स आए हैं। इस 550 अरब रुपए की ADP का वो हिस्सा है, जहाँ पर ज़िलों को गुर्बत के लिहाज से, बैकवर्ड लिहाज से, साउथ पंजाब के ज़िलों को, उनको वहाँ पर शामिल किया गया है। लेकिन ये उसकी ट्रू स्पिरिट पे जाए ना, फिर क्यों नहीं जाते? 18th अमेंडमेंट का मतलब ये है, आपको भी नहीं, आपकी भी ब्यूरोक्रेसी कंट्रोल कर रही है, ग्रास रूट लेवल पे इलेक्टेड लोगों को आप लोग पंजाब में नहीं दे रहे। हमने देखें, सुन लेना, वो उस तरफ भी आ रहे हैं, जो ग्रास रूट का है वो इंशाल्लाह जनवरी। 3 साल गुजर गए हैं, कब आएंगे? तो एक सिस्टम देखें, लॉ बना, लॉ कोर्ट्स में चैलेंज हुए, वो तमाम चीजें, लेकिन जनवरी फरवरी में उस हवाले से भी चले। मुझे मेरे कान में बार बार चीख रहा है, ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक लेना मजबूरी है। और ब्रेक के बाद आके मैंने इस पर भी बात करनी है कि जो बिलावल भुट्टो साहब किस बात पे तुले हुए हैं, और आज उन्होंने अपोजिशन को भी कह दिया है, उन पे भी क्वेश्चन मार्क्स डाल दिए। उन्होंने कहा अगर चाहें तो आज भी बुज़दार साहब की गवर्नमेंट गिरा के हम सेंटर में गवर्नमेंट गिरा सकते हैं। तो व्हाट ही सेइंग इज कि PMLN वाले शायद इनडायरेक्टली PTI के सपोर्टर बने हुए हैं। अजीब सी बात है, लेकिन इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक टू द शो। वैसे गिरा तो सकते हैं आपकी पंजाब में गवर्नमेंट, 8-10 वोटों की बात है, तरीन साहब नाराज़ हैं, आप लोग उनको भी अब आप फिर ज़रा तंग कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट गिरा तो सकते हैं। मुस्लिम लीग वाले रल गए ने ताड़े नाल। देखिए, इसको कहते हैं ट्रक की बत्ती के पीछे लगना। जो बात आप कर रहे हैं ना कि कितनी मासूमाना ख्वाहिश है कि तरीन साहब जो है वो फिर आ जाएंगे, इतने बंदे इधर चले जाएंगे, उधर चले जाएंगे, ये वो तमाम चैलेंजेस से अब हम गुजर चुके हैं, इनसे अब आगे निकल चुके हैं, और हमें किसी किस्म का अपोजिशन से ख़तरा नहीं है। अपोजिशन एक दूसरे के लिए ख़तरा है। PDM टूट गई है, इस्तीफ़े नहीं आए, अदम एतमाद नहीं आया, लॉन्ग मार्च नहीं हुआ, इंतखाबात ये हार गए हैं, बाई इलेक्शंस में PMLN बुरी तरीके से गिलानी साहब वाली गेम में और मीम की गिलानी साहब वाली गेम में उन्होंने शो तो कर दिया था कि गेम हो सकती नहीं, लेकिन गिलानी साहब फिर अपनी असल मुकाम के ऊपर भी पहुंच गए ना, अपोजिशन लीडर के ऊपर। लड़ाई कहाँ पे है मालिक साहब, इस पर तवज्जो दें ना। मसला दूसरे और तीसरी पोजीशन पे लड़ाई हो रही, पहली पोजीशन का तो मसला ही नहीं है। ये लड़ाई PMLN पीपल्स पार्टी की है, ये खुद लड़ते रहेंगे, और ये टोट बटोट की लड़ाई बन चुकी है, जिसमें इन्होंने लड़ना है अपोजिशन लीडर बनने के लिए। हमारे साथ इनका कोई मुकाबला, कोई ग्राउंड्स, कोई रीजन है कि हम सोचें कि अर्ली इलेक्शन हो सकते हैं 2022 में? कोई, मैं समझता हूँ अवाम ने 5 साल मैंडेट दिया है, 2023 इंतखाबात का जो है वो टाइम है,
2 साल अगले जो हमारे पास हैं उसमें हमने टका के जो हमारी तरजीहात हैं उनके ऊपर मुकम्मल। आप लोग 2023 में इलेक्शन पे तैयार हैं, हम पूरा। अवैध शाह साहब ये क्या, बिलावल साहब क्यों ठोक रहे हैं ये बात हर दूसरे दिन, अर्ली इलेक्शंस क्यों, कोई बताएं हमें, आपको कुछ बताया ही होगा आपस में। मालिक साहब देखें, मुझे तो ये फर्रुख की बातें सुन के बहुत जिस तरह वो कह रहे हैं कि वो टिका के अगले 2 साल उन्होंने काम करना है। लेकिन पहले तो मैं इनकी बातों की बात निकालूं कि कराची का विजिट करने वजीर आजम आए हैं, खुद कह रहे हैं, नेशनल टेलीविजन पे कह रहे हैं लसबेला और केपी बीच में कराची कहाँ चला गया, ये तो बताएं। लसबेला और कराची केपीटी में गए, कराची विजिट का नाम दे दिया। दूसरी अफसोसनाक बात ये देखिए, मुझे अपना मजहर अब्बास साहब ने बहुत अच्छी बात की कि 2 करोड़ के सेंसस में जाना है, को 2 करोड़ की आबादी लिखा गया है, जो है जिसकी आबादी ऊपर है, की मीटिंग में मुराद शाह बिल्कुल बात। ये दोबारा कनेक्ट कीजिएगा मुझे शाह साहब, आपकी आवाज कट कर। मजहर वेरी क्विक 30 सेकेंड्स, ये जो आपको स्टॉप इन द टी कप लग रहा है, कोई लग रही है गेम वहाँ के, ये कोई अर्ली इलेक्शंस व्हाटएवर, ये जो अचानक क्यों शुरू हो गई है बात कि ट्रक की बत्ती है? मालिक मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा। अगर अर्ली इलेक्शन कराएंगे तो इमरान खान खुद करा सकते हैं, और वो मुझे इसलिए नहीं लग रहा कि वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाली गलती नहीं करेंगे 1 साल पहले इलेक्शन करा के। अगर उन्होंने वो गलती की उसका खमियाजा भी भुगत सकते हैं। तो आपके ख्याल में सिर्फ जैसे फरोख कह रहे हैं ट्रक की बत्ती के पीछे पॉलिटिकल, देखिए वो मालिक जो जरदारी साहब का प्लान है, और जो मेरी इत्तलाएं जो उन्होंने चौधरी परवेज इलाही से शेयर किया है, और ये याद रखें कि PMLN की मेकशिफ्ट अरेंजमेंट हो सकती है, और वो जो उनका है वो पीपल्स पार्टी, PMLQ, तरीन ग्रुप प्लस जो बलूचिस्तान है, वो जरदारी साहब समझते हैं कि बलूचिस्तान के अच्छे खासे लोग उनके साथ हैं, प्लस रूरल एंड अर्बन सिंध कंप्लीटली, यानी कंप्लीटली से मुराद ये कि चले वो कराची से भी कोई हमेशा से उनकी 3 से ज़्यादा सीटें नहीं आई हैं, लेकिन इस मरतबा उनका प्लान है कि एटलीस्ट हमारे पास 7-8 सीटें या इससे भी ज़्यादा हो सिर्फ कराची में। इसी तरीके से वो मीरपुर खास, तो जरदारी साहब का एक अपना गेम प्लान है जिसके तहत वो ये समझते हैं कि ये चीज़ें हो सकती हैं अगर जब वो चीज़, इसीलिए वो एक टेम्पो बिल्ड कर रहे हैं। ठीक, आखिरी मिनट है, टोटली अनरिलेटेड, लेकिन आप इंफॉर्मेशन से तो बात करनी ज़रूरी है। ये फिरदौस आशिक अवान साहिबा का इतना अचानक, इतना अनसेरेमोनियस क्यों आप करते हैं इस तरीके के? किसी को भेज दे क्यों? क्या भेज दें? जो उनको फारिग कर दिया आपने जिस तरीके से, असेंबली में बेचारी नहीं जा सकी, क्या वफाक में आ रही है वो तो जो है वो जाहिर बात है, वो तो पंजाब असेंबली का सेक्रेटेरिएट ही बताएगा। लेकिन अल्टीमेटली मैंने तो ये देखा है कि चाहे कोई साबका मेंबर भी हो तो वो असेंबली में किसी वफाक में भी जिम्मेदारी मिल रही है उनको। देखिए वो तो प्राइम मिनिस्टर साहब फैसला करेंगे, यूनी का इस्तेकाक है किसको उन्होंने किस बैटिंग ऑर्डर के ऊपर खिलाना है। कुछ बाज़गश सुनते हैं, कोई स्टोरी सीना गजट पे कुछ सुनी बात? मेरे पास तो अभी तक जो है वो कोई ऐसी इतलात जो है वो सामने नहीं आई, अलबत्ता जो है वो मीडिया के ऊपर। वैसे आप मुझे बड़े अच्छे लगते हैं जो अभी तक मासूम तरीके से सीरियस चेहरा रख के बात करते हैं और बात नहीं करते। I like that. वैसे साहब योर क्लोजिंग कमेंट 30 सेकंड्स। देखिए जी, आज के विजिट की अगर बात करें तो खान साहब ने जो ये TAD आज अपना करवाया तो इस पे TAD उन्हें मिल सकता है, बाकी तो और कोई सिंध से कोई। लेकिन जो फरूख बात कर रहे थे, आप दिहाइयों से बैठे हुए हैं, अगर वफाक की हुकूमत को आके नाले साफ करने और सब कुछ करना है तो इल्जाम तो आप लोगों पे जायज लगता है ना, नलायकी तो आप लोगों की। देखें अगर ये या इनकॉम्पिटेंस है या करप्शन है, वफाक की सारी अपनी नाकामियों और नालायकियों को अगर सिंध हुकूमत के ऊपर डालना है तो ये कुछ भी कह सकते हैं। अगर ये काम कराची में जो इस वक्त डेवलपमेंट वर्क पिछले 5-10 सालों में हुआ है वो अगर इन्होंने किया है, या इन्होंने पिछले 3 सालों में क्या परफॉर्मेंस दी है कराची के लिए, इन्होंने किया क्या? अगर नाले कराची में तो खड्डे पड़ गए हैं 6-6 फुट के, वफाक में तो आपकी हुकूमत भी थी 2008 से। आपका एक बार 5 साल आपकी वफाक में हुकूमत थी, फिर मुसलसल सूबे में भी हुकूमत थी, खोल दी। चले वैसा बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त मेरा ख़त्म हो गया, आप सबका बहुत शुक्रिया। मुनाजिर मैं सब इस बात पे ख़त्म करूँगा कि बिल्कुल पार्टी बहुत वज़न है, फेडरल गवर्नमेंट की भी कंप्लेंट्स बिल्कुल सही हैं और कराची को भी बहुत सी शिकायतें जायज़ हैं और बिल्कुल MQM और PPP से होनी चाहिए। लेकिन आई थिंक फेडरल गवर्नमेंट ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म को जब कराची जाएँ तो एक इंक्लूसिव
बिहेवियर ज़रूर होना चाहिए, अस वर्सेस देम वाला एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। बुलाएं चीफ मिनिस्टर को, बात करें सब कुछ, और ज़ाती पसंद नापसंद अपनी जगह, लेकिन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट तो एक कॉन्टैक्ट होना चाहिए। और आखिर में जो मैंने शुरू में कहा था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जहाँ से एक्सपोर्ट रीप्रोसेसिंग जोन और ये कार पार्ट को रीफर्बिशिंग को जो रज़ाक दाऊद साहब एंड कंपनी रोकने की कोशिश कर रहे हैं, आई होप कि वज़ीर आज़म ने जिस तरह इस मसले का पहले नोटिस लिया है दोबारा लेंगे, इस कोशिश को कामयाब नहीं होने देंगे। सिर्फ कराची में 35,000 प्लस नौकरियाँ डायरेक्टली, अगर ये जोन्स KPK में भी बन गई और पंजाब में भी बन गई तो 1.5-2 लाख आदमी डायरेक्ट रोज़गार लेगा। 3 से 5 बिलियन डॉलर्स की आपकी एक्सपोर्ट वैल्यू आएगी। अगर दिस डजंट मेक सेंस तो पता नहीं व्हाट मेक सेंस। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।